श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज जय। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम यमुना किनारे सिर्फ वृंदावन धाम में हैं। आज हम वृंदावन धाम की परिक्रमा करने आए हैं और आपको भी वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से वृंदावन परिक्रमा का फल प्राप्त कराएंगे। मेरे साथ में मेरी मम्मी की फैमिली भी आई है और मेरी मम्मी भी ब्रज की रहने वाली है। तो चलिए आपको शुरुआत से लेकर वृंदावन धाम की परिक्रमा करवाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। आज मैं आपको वृंदावन की परिक्रमा के साथ साथ वृंदावन की प्रसिद्ध 26 जगहों पर भी घुमाऊंगा। अगर आप प्रेमानंद जी के आश्रम में आना चाहते हैं तो वो आश्रम भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। कहाँ पर है वहाँ आपको लेकर चलूंगा। इसके साथ साथ अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप वृंदावन कैसे आ सकते हैं, वृंदावन में आप कहाँ रुक सकते हैं, सस्ती धर्मशालाएं कहाँ पर है, डॉर्मेट्री होटल कहाँ लेना बेस्ट रहेगा, वृंदावन पहुँचने का सही तरीका क्या है, घूमने का सही तरीका क्या है, किस समय मंदिरों में दर्शन के लिए जाना चाहिए, किस समय परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा का तरीका क्या है, मंदिरों में दर्शन के नियम और साथ ही पूरी। इसके अलावा वृंदावन में अब कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी होने लगी हैं। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। पहले बात करते हैं कि वृंदावन कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो वृंदावन का नजदीकी हवाई अड्डा आगरा में है। दूरी करीब 70 किलोमीटर है। वहां से आपको वृंदावन के लिए कैब मिल जाएगी। आगरा से डायरेक्ट बस भी आती है वृंदावन के लिए। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे से मात्र 3 से 3.5 घंटे में आप वृंदावन पहुंच जाएंगे दिल्ली से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो दिल्ली से बहुत सारी बसेस है जिसमें टिकट मात्र 350 रुपए से शुरू हो जाता है, 700-800 तक रहता है बस के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप मथुरा पहुंच चुके हैं, मान लीजिए आप ट्रेन से मथुरा जाते हैं तो मथुरा से वृंदावन आप आसानी से आ सकते हैं। दूरी भी मात्र 10 से 12 किलोमीटर है। मथुरा से वृंदावन आने के 3 तरीके हैं। आप चाहे तो मथुरा की लोकल सिटी बस को यूज कर सकते हैं, 20 से 25 रुपए लगेंगे। ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, 25 से 30 रुपए लगेंगे। ई रिक्शा भी चलते हैं मथुरा से वृंदावन के लिए। आप चाहे तो कैब हायर कर सकते हैं, 800 से 1000 रुपए वो लेंगे। अगर आप बाई ट्रेन ही पूरी यात्रा करना चाहते हैं तो मथुरा का रेलवे स्टेशन पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बहुत सी ट्रेन डायरेक्ट मथुरा आती है। मथुरा से वृंदावन कैसे आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वृंदावन में भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है इसका नाम है वृंदावन रोड। यहाँ भी 3 ट्रेन आती है जो पैसेंजर ट्रेन है। टाइमिंग मथुरा से एक तो सुबह 4:30 बजे है, दूसरी ट्रेन सुबह 5:30 बजे है और एक ट्रेन शाम के समय है 7:15 बजे। 5 रुपए का टिकट रहता है। मथुरा से वृंदावन पहुंच जाएंगे। अगर आपकी ट्रेन की टाइमिंग इन ट्रेन से मैच कर जाए तो बहुत अच्छा होगा, आप बाई ट्रेन ही वृंदावन पहुंच जाएंगे। आप अपनी कार या बाइक लेकर भी वृंदावन घूमने आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वृंदावन आने के बाद रुके कहाँ, रात्रि विश्राम कहाँ करें, कहाँ अच्छे होटल धर्मशालाएं डॉर्मेट्री हमें मिल सकती है, सस्ते में कहाँ रुक सकते हैं। हालांकि मैंने वृंदावन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप मात्र एक दिन में पूरा वृंदावन घूम सकते हैं। आपको वृंदावन में रुकने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम एक रात वृंदावन में जरूर रुकिएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में वृंदावन में बहुत कुछ नया हुआ है। कुछ नए मंदिर बने हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे तो वृंदावन में 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं, कुछ प्रमुख जगह हैं। मैं आज आपको वो प्रमुख 26 जगहों पर लेकर जाऊंगा जहां आपको वृंदावन आने के बाद जरूर आना चाहिए। आप वृंदावन में कहां कहां घूम चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो आपको वृंदावन की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, तभी आपकी वृंदावन यात्रा पूरी होगी। अगर आप वृंदावन जैसी पावन धरती पर आते हैं तो कम से कम एक रात तो यहाँ जरूर रुकिएगा, तभी आप पूरे वृंदावन का रंग रूप अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप नए वृंदावन में यानी प्रेम मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं मैं वो जगह भी बता देता हूँ। आप चैतन्य विहार फेज 1 या फेज 2 में रुक सकते हैं। आप भानुमति रोड पर जिसे परिक्रमा मार्ग बोला जाता है वहाँ भी रुक सकते हैं। केशव मार्ग पर रुक सकते हैं, महाराजा सूरजमल रोड पर रुक सकते हैं, रीना रोड पर रुक सकते हैं या वैष्णो देवी धाम मार्ग पर रुक सकते हैं। प्रेम मंदिर एस्कॉन टेम्पल के सामने चैतन्य विहार है। चैतन्य विहार फेज 1 और फेज 2
दोनों जगहों पर बहुत सारे होटल बने हुए हैं जहाँ रूम का किराया 800 रुपए से शुरू हो जाता है और 3000 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सस्ती धर्मशालाएं भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं और कुछ डॉर्मेट्री भी हैं जिसमें 300 से 400 रुपए एक व्यक्ति का लगता है और आप डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। अगर आप बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर या निधिवन के आसपास रुकना चाहते हैं तो वो पुराना वृंदावन कहलाता है। वहाँ बहुत ज्यादा होटल तो नहीं है लेकिन कुछ गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं वहाँ बनी हुई है। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ आप अपनी कार लेकर नहीं जा सकते। हो सकता है कभी कभी वहाँ एंट्री मिल जाए लेकिन अमूमन आप वहाँ पर गाड़ी लेकर जा ही नहीं पाओगे क्योंकि कुछ जगहों पर तो रोड ही बहुत छोटा है। फिर ऐसे में आपको वहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ धर्मशालाओं तक तो वो भी नहीं जाती है। कभी कभी वहाँ नो एंट्री भी हो जाती है। फिर आपको पैदल ही आपका सामान लेकर होटल तक जाना पड़ेगा। होटल का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप फिर भी पुराने वृंदावन में रुकना चाहते हैं तो आप वृंदावन बस स्टैंड के आसपास रुक सकते हैं, वहाँ आप गाड़ी ले जा सकते हैं। वृंदावन मथुरा रोड पर रुक सकते हैं, भूतेश्वर रोड पर रुक सकते हैं या भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर रुक सकते हैं। ऑनलाइन भी वृंदावन में होटल की बुकिंग की जा सकती है लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस का और लोकेशन का बड़ा इश्यू रहता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो होटल एग्जैक्ट है कहाँ पर और वहाँ तक गाड़ी जा भी पाएगी या नहीं, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर बाहरी गाड़ियों की ना नो एंट्री कर दी जाती है तो काफी दिक्कतें हो जाती है वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को। होटल का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको बताऊंगा कि वृंदावन में आपको कैसे घूमना है कि समय भी कम लगे, ज्यादा पैदल भी ना चलना पड़े और यात्रा भी अच्छी हो जाए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वृंदावन में 3 चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक तो वृंदावन की परिक्रमा, दूसरा नए वृंदावन की यात्रा और तीसरा पुराने वृंदावन की कुंज गली और मंदिरों की यात्रा। अगर आपने ये तीनों चीजें वृंदावन आने के बाद घूम ली तो समझो आपकी वृंदावन की यात्रा पूरी हो गई। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको वृंदावन यात्रा कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो जिस दिन वृंदावन पहुंचे उस दिन आप सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा करने निकल जाइए, क्योंकि परिक्रमा आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर तो निश्चित समय पर ही खुलते हैं। वैसे तो पूरे ब्रजमंडल की करीब 252 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। वृंदावन परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। परिक्रमा करने के भी 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका पैदल परिक्रमा। पैदल करेंगे तो 24 घंटे में किसी भी समय आप परिक्रमा के लिए निकल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दूसरा तरीका आप ई रिक्शा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। हजारों सैकड़ों लोग ई रिक्शा से भी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान भी आप वृंदावन की प्रसिद्ध 10 जगहों पर जाएंगे। वो सभी जगह मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ लेकर चलूंगा। वृंदावन परिक्रमा की शुरुआत होती है अटल चौक, हालांकि यहाँ लोकल भाषा में से अटल्ला चौक के नाम से जाना जाता है। अभी मैं मौजूद हूँ वृंदावन में और परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हूँ, क्योंकि आज हम आपको कराने वाले हैं वृंदावन की परिक्रमा। और ये है परिक्रमा मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट, अटल्ला चौक इस जगह को बोलते हैं। यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है और इधर हम जाएंगे। काफी लोग यहाँ पर लेट कर परिक्रमा शुरू करते हैं, काफी लोग नंगे पैर परिक्रमा शुरू करते हैं और काफी लोग ई रिक्शा से भी परिक्रमा करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। और दूसरी बात ये है कि सीनियर सिटीजन है, विकलांग है, तो उनके लिए काफी सुविधा रहती है, वो ई रिक्शा से परिक्रमा कर सकते हैं। अटल्ला चौक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम आता है। लिस्ट में नंबर 26 पर है गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम महान धर्म गुरु श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम के सामने ही अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम भी मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा मार्ग पर ही प्रेमानंद जी का भी आश्रम है। तो लिस्ट में नंबर 25 पर है श्रीहित राधा कैली कुंज आश्रम। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए एक टोकन लिया जाता है, बहुत मुश्किल से नंबर आता है। वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज जी रात को 2 या 2:30 बजे के करीब परिक्रमा मार्ग पर भी निकलते हैं, जहाँ हजारों लोग उन प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये यहाँ तक हुआ करती थी। मैं आगे यमुना जी का भी नजारा आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये जो जगह देख रहे हैं काली दह है और ये वृंदावन की बहुत प्राचीन जगह, बहुत पुराना मंदिर है। देखो यहाँ पर, और ये है काली दह का मंदिर। मदन मोहन मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, या कह सकते हैं कि वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। परिक्रमा मार्ग से थोड़ी सी ऊंचाई पर यह मंदिर मौजूद है। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने परिक्रमा मार्ग के दूसरे पॉइंट पर, जो है
राधा मदन मोहन मंदिर। नजारा देखो पहले तो आप, बहुत बड़ा और विशाल मंदिर है और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखकर ही लगेगा आपको। थोड़ा रोड से ऊंचाई पर है, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। मंदिर के बारे में यहाँ पे काफी डिटेल लिखी हुई है। एक प्राचीन टीले पर स्थित है ये मंदिर। ये मेन रोड है, यहाँ से हम आए, इधर से यात्रा कर कर हम आए हैं अभी। और यहाँ काली देह था, ये राधा मदन मोहन मंदिर। और यहाँ से थोड़ा आगे हम जाएंगे तो पहुंचेंगे चीर घाट पर और यमुना जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। मंदिर अभी इस वक्त बंद है क्योंकि दोपहर का समय है। शाम को ये मंदिर दोबारा ओपन होगा। शाम के वक्त आप आएंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पर चीर घाट है। तो लिस्ट में नंबर 22 पर है चीर घाट। हालांकि राधा मदन मोहन मंदिर से चीर घाट जाते वक्त रास्ते में बाके बिहारी मंदिर का भी एंट्री गेट है। बाके बिहारी मंदिर का भी एक गेट है, लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक एग्जिट गेट है। यहाँ से आप मंदिर के लिए प्रवेश नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे आते हैं तो श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर का भी एक गेट नजर आता है, लेकिन ये सभी एक एग्जिट गेट है, यहाँ से प्रवेश नहीं हो सकता है। हालांकि मैं इन सभी मंदिरों में आपको लेकर जाऊंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा। चीर घाट की बात करें तो ये जगह भी बहुत प्राचीन है। यहाँ पर यमुना जी में आप दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप यमुना जी के दर्शन करेंगे। आप चाहे तो नाव की सवारी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं चीर घाट पर। यह है चीर घाट। पीछे आप यमुना जी का नजारा देख रहे होंगे। यहाँ पर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। कितना समय लगेगा उसमें? बड़ा राउंड जाओगे तो 25 मिनट 30 मिनट लगेगा। 25 मिनट। और ऐसे छोटा राउंड जाओगे 20 मिनट लगेगा। आधा घंटा करीब बड़ा में, छोटा में 20 मिनट। तो बड़े में क्या क्या घुमाओगे? बड़ा में केसी घाट, बंसी घाट, कदम का पेड़, 5 घाट करीब आएगा। छोटा में सादा ही आएगा। काली का राउंड ही आएगा उसमें। कितने का पेड़, चीर घाट के ठीक सामने ही कदम का पेड़ मौजूद है। बताया जाता है कि ये वृक्ष भगवान कृष्ण के जमाने का ही है। यहाँ पर हमेशा पूजा पाठ चलती रहती है। परिक्रमा मार्ग पर मैं चीर घाट के सामने कदम के पेड़ के पास मौजूद हूँ। ये बहुत प्राचीन पेड़ है, बहुत को रोका गया है। इधर सामने एक कुआं भी मौजूद है। लिस्ट में नंबर 20 पर है केसी घाट। केसी घाट चीर घाट से मात्र 600 मीटर की दूरी पर है। परिक्रमा मार्ग पर चलते चलते हम केसी घाट तक जाएंगे। हालांकि यहाँ से पास में ही निधि वन और शाहजी मंदिर भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पीछे विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। जबकि बताया जाता है कि परिक्रमा के दौरान उल्टा या वापस नहीं चलते हैं, हमें परिक्रमा मार्ग पर ही सीधे सीधे चलना चाहिए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको उन सभी जगहों पर सामने आप देख पा रहे होंगे कि पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर होने लगी है। यमुना जी के दूसरे छोर पर एडवेंचर एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बलून, कैमल राइड और भी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। तो वृंदावन आने के बाद आप इस तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो ये है केसी घाट। आप चाहे तो यहाँ भी आकर बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना एक नज़ारा मैं और दिखा देता हूँ आपको फिर से। वो यमुना जी है और ये नाली है। और ये नाली देखो, आप दिखा दूं मैं पहले आपको जरा करीब से। नाली भी क्या, पूरा नाला है। ये देख रहे हो, ये पूरा नाला है। और ये नाला यहाँ से होते हुए साथ साथ लेकर चलूंगा और वहाँ यमुना जी में। आइए चलते आगे और दिखाते हैं आपको। लिस्ट में नंबर 19 पर है तटीय स्थान, तटीय आश्रम, जिसकी केसी घाट से दूरी करीब 1.5 से 2.25 किलोमीटर है। ये जगह भी बहुत प्राचीन है। आप चाहे तो इस आश्रम में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आप पहुंचे हैं तटीय आश्रम। काफ़ी फेमस आश्रम है। और आप चाहें तो परिक्रमा मार्ग के दौरान परिक्रमा करते वक्त भी इस आश्रम में भी विजिट करने आ सकते हैं। बहुत फेमस आश्रम है, काफ़ी लोग यहाँ आते भी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर। हालांकि वृंदावन में
बंदरों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, आपको बंदरों से विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। लिस्ट में नंबर 18 पर है नीम करोली बाबा आश्रम। जी हाँ, वृंदावन में भी नीम करोली बाबा का आश्रम मौजूद है। टटिया स्थान से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। परिक्रमा मार्ग पर ही ये मंदिर मौजूद है। यहाँ पर एक म्यूजियम है जिसमें नीम करोली बाबा के चमत्कारों को दर्शाया गया है, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। इस आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को रूम की सुविधा भी मिल जाती है। नीम करोली बाबा आश्रम में दर्शन के बाद हम 400 मीटर और चले तो पहुंच जाएंगे अटल्ला चौक, यानी जहाँ से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी। तो इस तरह से परिक्रमा पूरी हो जाती है और पूरी परिक्रमा के दौरान हम वृंदावन की प्रसिद्ध 10 जगहों पर भी दर्शन करते हैं। अगर आप इस परिक्रमा को पैदल करते हैं तो 3 से 3.5 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे में आप परिक्रमा पूरी कर लेंगे। सभी मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे तो आपको 4-4.5 घंटे लग सकते हैं। अटल्ला चौक पर पहुंचने के बाद परिक्रमा पूरी हो जाती है। करीब 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है श्री वृंदावन धाम की। परिक्रमा पूरी करने के बाद आप वापस आपके होटल, धर्मशाला, जहाँ भी आपका रात का स्टे है वहाँ पहुँच जाइए। थोड़ी देर आराम कीजिए क्योंकि शाम के वक्त आप दूसरी यात्रा पर निकलेंगे। शाम को 4 बजे के करीब आप फिर से निकल जाइए दूसरी यात्रा पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वृंदावन में 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है वृंदावन की परिक्रमा जो आपने कर ली, दूसरा है नए वृंदावन की यात्रा जो अब आप शाम के वक्त करने वाले हैं। तो लिस्ट में नंबर 17 पर है चार धाम मंदिर। अटल्ला चौक से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रेम मंदिर से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि कुछ सिटी बस चलती है लेकिन उनमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो आपको इस तरह के रिक्शा मिल जाएंगे, चार धाम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चार धाम मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मंदिर के बाहर खाने पीने की काफी दुकानें मौजूद हैं। सामने ही बड़ी सी कार पार्किंग बनी हुई है। इस मंदिर के अंदर अब कई अलग अलग बड़े बड़े सुंदर मंदिर बन चुके हैं। उनमें से एक है शिव धाम। यहाँ बहुत ऊंची भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है। ये मंदिर बहुत सुंदर है। इसी मंदिर परिसर में शनि धाम, राधा कृष्ण धाम, गंगा घाट, नटराज मंदिर, माँ वैष्णो देवी धाम जैसे कई अद्भुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। आराम से आप यहाँ 1 से 2 घंटा बिता देंगे। खूबसूरत फाउंटेन, खूबसूरत मंदिरों का आर्किटेक्ट, खूबसूरत भगवान की मूर्तियां यहाँ मौजूद है। हालांकि इस मंदिर का एक एंड, यहाँ पर भीड़ भाड़ भी कम रहती है और सीधे हम शिव धाम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर भगवान शिव की ऊंची बहुत विशाल मूर्ति मौजूद है। ये मंदिर नया बना है। हालांकि माँ वैष्णो देवी धाम बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन उसी मंदिर का नाम बदलकर अब चार धाम मंदिर रख दिया गया है। आप चाहे तो मेन रोड से भी एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो छठीगढ़ा रोड से भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये मंदिर मस्ट विजिटिंग प्लेस है, आपको वृंदावन आने के बाद यहाँ जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 16 पर है प्रियकांत जू मंदिर। प्रियकांत जू मंदिर की चार धाम मंदिर से दूरी मात्र 850 मीटर है। आप पैदल ही शाम के वक्त टहलते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। काफी खूबसूरत फाउंटेन आप यहाँ देखेंगे, खूबसूरत लाइट शो यहाँ पर चलता रहता है। मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लिस्ट में नंबर 15 पर है चंद्रोदय मंदिर। प्रियकांत जू मंदिर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के लिए मेन रोड से थोड़ा पैदल चलकर अंदर जाना पड़ता है। इस मंदिर की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, यहाँ भी काफी भीड़ भाड़ हो जाती है शाम के वक्त। लिस्ट में नंबर 14 पर है प्रेम मंदिर। चंद्रोदय मंदिर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वहाँ से ई रिक्शा या पैडल रिक्शा ले लीजिए और सीधा प्रेम मंदिर आ जाइए। शाम के वक्त प्रेम मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। प्रेम मंदिर के बाहर का नजारा ही देखने लायक होता है। जबरदस्त भीड़ रहती है शाम के वक्त यहाँ। तो आप सोचें कि अपनी कार लेकर यहाँ आ जाएं तो वो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि प्रेम मंदिर और चंद्रोदय मंदिर के बीच में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको वहीं पर ही रुकना पड़ेगा। वहीं पार्किंग में गाड़ी लगाइए और पैदल प्रेम मंदिर आ जाइए। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ शाम के वक्त घूमने का एक अलग ही आनंद होता है। लाइट का जो शो चलता है वो बहुत शानदार होता है। हालांकि दिन में भी प्रेम मंदिर का नजारा अद्भुत रहता है। लिस्ट में नंबर 13 पर है एस्कॉन टेम्पल। प्रेम मंदिर से करीब 650 मीटर की दूरी पर है, जिसे अंग्रेजों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहे तो यहाँ भी दर्शन करने आ सकते हैं। तो ये होता है नए वृंदावन की यात्रा। इसमें आप 5 अलग अलग और प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करेंगे। और ये सभी मंदिर बहुत बड़े बड़े और विशाल मंदिर हैं वृंदावन के, इसीलिए इन्हें नया वृंदावन बोला जाता है। क्योंकि पुराने वृंदावन में तो गलियां भी छोटी छोटी हैं, रास्ते छोटे छोटे हैं और वहां तक पैदल ही आप जा पाएंगे। नए वृंदावन की यात्रा के बाद रात में आसपास में खाने पीने के लिए बहुत से होटल, ढाबे, बहुत सी चीजें। आप वहीं पर डिनर एंजॉय करने के बाद रात में वापस आपके होटल पहुंच जाइए, रात्रि विश्राम कीजिए और नेक्स्ट डे आप वृंदावन के दूसरे टूर पर जाने वाले।
डे 2 की बात करें तो सुबह सुबह जल्दी शुरुआत करें आज के दिन की, क्योंकि आज आपको वृंदावन की कुंज गलियों में दर्शन करने जाना है। वृंदावन के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने जाना है। डे 1 में आपने पैदल परिक्रमा कर ली, नए वृंदावन की यात्रा भी कर ली, तो अब आप पुराने वृंदावन की यात्रा चाहे तो ई रिक्शा से कर सकते हैं। इसमें कितना खर्चा होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सुबह सुबह 5 या 6 बजे आप इस यात्रा की शुरुआत कर दीजिए, तभी आप सभी मंदिरों में दर्शन करके वापस आ पाएंगे। 12 से 1 बजे तक दोपहर में मंदिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद शाम को 4 बजे के आसपास खुलते हैं। तो ऐसे में अगर हम सुबह सुबह 5-6 बजे ई रिक्शा से पुराने वृंदावन के मंदिरों की यात्रा करने निकल जाएं, तो हम दोपहर तक 12 बजे तक इस यात्रा को कर लेंगे। अगर आप पैदल इस यात्रा को करेंगे तो आप पुराने वृंदावन के सभी मंदिरों में दर्शन करने नहीं जा पाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो ऐसे में बेस्ट रहेगा कि आप परिक्रमा पैदल कीजिए और पुराने वृंदावन की यात्रा ई रिक्शा से कर लीजिए। एक ई रिक्शा में 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं। लिस्ट में नंबर 12 पर है निधिवन। ई रिक्शा से जाएंगे तो ई रिक्शा आपको डायरेक्ट निधिवन के गेट पर ड्रॉप करेगा। निधिवन बहुत प्राचीन जगह है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये मेहंदी के और तुलसी के पेड़ हैं। ज्यादातर यहाँ पर तुलसी के ही पेड़ मौजूद हैं। हालांकि आप इन पेड़ को छू नहीं सकते, आप इस वन में अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इनको दूर से ही देखना बहुत अच्छा अनुभव देता है। ये जो कुछ पेड़ की डालियां आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, इन्हें यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं वो जगह आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन निधिवन वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्थान है। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। निधिवन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर रात के समय मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के लिए बिस्तर बिछाया जाता है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। तो है ना चमत्कार। लिस्ट में नंबर 11 पर है शाहजी मंदिर, जो निधिवन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। थोड़ा सा पैदल चलकर आप शाहजी मंदिर पहुंच जाएंगे। शाहजी मंदिर को टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। वृंदावन में तो सभी जगह बंदरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है, लेकिन इन कुंज गलियों हाथ में खाने पीने का जो भी सामान है वो सब छीन कर ले जाते हैं। आंखों पे लगा चश्मा भी उतार लेते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा सावधान होकर यात्रा करिएगा। लिस्ट में नंबर 10 पर है श्री राधा रमन मंदिर। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, आपको यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। शाहजी मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही है। लिस्ट में नंबर 9 पर है गोपेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, वृंदावन की पूरी यात्रा कर लो, अगर आप गोपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा अधूरी होगी। तो जब भी आपको मौका मिले आप गोपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जरूर आ जाइए। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है गोपेश्वर महादेव मंदिर। लिस्ट में नंबर 8 पर है श्रीधाम गोदा विहार मंदिर। गोपेश्वर महादेव मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। गोदा विहार मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो ये मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ आपको बहुत अच्छी और बहुत सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। लिस्ट में नंबर 7 पर है श्री रंगनाथ जी मंदिर। गोदा विहार मंदिर से वृंदावन की कुंज गलियों में गुजरते हुए मात्र 250 मीटर की दूरी पर श्री रंगनाथ जी मंदिर है। ये जो नजारे आप देख रहे हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर का है, जिसे सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बाहर ही वन के बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है और दक्षिण भारत मंदिरों की शैली को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है वृंदावन का रंगनाथ जी मंदिर। लिस्ट में नंबर 6 पर है श्री कात्यायनी माता मंदिर। रंगनाथ जी मंदिर से मात्र 900 मीटर की दूरी पर है श्री कात्यायनी माता मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर और वृंदावन का बहुत प्राचीन मंदिर। इस पूजा करते हैं तो 41 दिन के अंदर उनका विवाह भी हो जाता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। मंदिर की पिछली दीवार पर लोग सिक्के चिपकाते हैं। एक शक्ति है यहाँ पर कि सिक्के दीवार पर खुद ब खुद चिपक जाते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है श्री बाके बिहारी मंदिर। कात्यायनी मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है श्री बाके बिहारी मंदिर। ये जो नजारे आप देख रहे हैं ये बाके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते के हैं। वृंदावन की पतली पतली कुंज गलियां हैं और यही गलियां वृंदावन का मुख्य बाजार भी है। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वृंदावन के सभी मंदिरों में जितनी भीड़ होती है ना, उतनी अकेले बाके बिहारी मंदिर में भीड़ हो जाती है। बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये श्री बाके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते हैं। मंदिर से पहले एक मुख्य तिराहा है जिसे गौतम पाड़ा बोला जाता है। गौतम पाड़ा तिराहे का ये ऑटो रिक्शा स्टैंड है। यहीं पर आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा ड्रॉप करेगा। यहाँ से आपको पैदल ही छोटी छोटी पतली पतली गलियों से होते हुए बाके बिहारी मंदिर तक जाना होगा। पतली पतली गलियों में दोनों तरफ बाजार है। यही वृंदावन की कुंज गलियां भी हैं। बाके बिहारी मंदिर
वृंदावन के बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। लिस्ट में नंबर 4 पर है श्री राधा वल्लभ मंदिर। बांके बिहारी मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही है। जो लोग बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते हैं वो श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी दर्शन करने जरूर आते हैं। खास बात यह है कि जिस गेट से एंट्री होती है उस गेट से एग्जिट नहीं होती। एग्जिट के लिए एक अलग गेट बना हुआ है। तो राधा वल्लभ मंदिर में भी एक सिस्टमेटिक वे है लोगों को दर्शन कराने का, इसलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं दिखती है। लिस्ट में नंबर 3 पर है सेवा कुंज। श्री रावी बंसी बजाया करते थे। लिस्ट में नंबर 2 पर है श्री कृष्ण प्रणामी परमधाम मंदिर, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सेवा कुंज से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कांच का मंदिर बस स्टैंड के पास अटल्ला चौक के बेहद करीब है। ये नजारा कांच मंदिर के ठीक बाहर का है। मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। श्री कृष्ण प्रणामी परमधाम मंदिर पूरी तरह से कांच का बना हुआ है। पर है वृंदावन के बाजार। वृंदावन के बाजार घूमने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे, जब आप नया वृंदावन घूम रहे होंगे, या फिर जब आप वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे होंगे, तभी आप वृंदावन का बाजार भी देख रहे होंगे। आपको अलग से बाजार में नहीं जाना होगा। शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदारी करनी है तो इसी दौरान आप कर सकते हैं। अगर आपको पुराने वृंदावन की ये यात्रा ई रिक्शा से करनी है तो करीब 800 से 1000 रुपए ई रिक्शा वाले लेते हैं, जिसमें 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो पर हेड बहुत कम खर्चा होता है। साथ ही पुराने वृंदावन की मंदिरों की यात्रा आप सुबह 5-6 बजे करना शुरू कर दीजिए तो दोपहर में 12 बजे तक आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी। उसके बाद होटल से चेकआउट कीजिए और निकल जाइए। तो ये होती है वृंदावन की यात्रा, जिसमें हमने वृंदावन के प्रसिद्ध 26 जगहों पर यात्रा की, साथ ही वृंदावन की परिक्रमा की, नया वृंदावन घूमा, पुराना वृंदावन घूमा और वृंदावन के प्रसिद्ध सभी जगहों पर हम दर्शन करने गए। वृंदावन के खान पान की बात करें तो यहाँ पर सभी तरह का शाकाहारी खाना मिल जाता है। एक बात और मैं बता देता हूँ कि वृंदावन के सभी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबों पर बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, लेकिन खान पान से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वृंदावन यात्रा के बजट की बात करें तो बजट फ्रेंडली टूर रहता है। बहुत कम खर्चे में आप वृंदावन घूम सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन में ही पूरी यात्रा करके वापस जा सकते हैं, आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वृंदावन आने के बाद एक दिन का आपको रात्रि विश्राम जरूर करना चाहिए, तभी आप पूरा वृंदावन आराम से बिना जल्दबाजी के घूम पाएंगे। जिन 26 जगहों के बारे में मैंने आपको बताया, इन सभी 26 जगहों पर आप जाइए, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, तो कम से कम आपको एक रात तो रुकना पड़ेगा। इसके अलावा वृंदावन यात्रा से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वृंदावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत